बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बात है नहीं, हाँ, बस बात है नहीं, इधर फोकस करें लेक्चर पे। लास्ट टाइम रीनल सिस्टम में हम स्टार्ट कर चुके थे कास्ट के बारे में, ठीक है जी। तो वी विल स्टडी द टॉपिक अबाउट कास्ट इन यूरिन के कास्ट का मतलब क्या है। कास्ट इन यूरिन, कास्ट इन यूरिन, ठीक है जी। इसमें से एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आता है, तो एवरीबॉडी शुड नो कि व्हाट इज मेंट बाय कास्ट इन द यूरिन। पहले तो डेफिनेशन लिखे, अ टाइनी ट्यूब शेप पार्टिकल, ट्यूब शेप पार्टिकल which is examined, which is seen during urine analysis, urine analysis or urine examination is known as कास्ट। एक्चुअली जो कास्ट है ये यूरिन के अंदर पाया जाता है और ये यूरिन टेस्ट में हम देखते हैं। और ये क्या है, ये एक टाइनी ट्यूब शेप क्रिस्टल पार्टिकल होते हैं। तो एक्चुअली कभी कभार किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है या डिजीज होती है, तो हम उस पेशेंट को कहते हैं कि यूरिन टेस्ट करें। और यूरिन टेस्ट के अंदर लेबोरेटरी वाले इस तरह छोटे छोटे क्रिस्टल शेप टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, जिसको हम यूरिन के अंदर क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। अभी जो कास्ट है एग्जाम में याद रखें, इट मे बी फिजियोलॉजिकल। कुछ लोगों के अंदर यूरिन के अंदर जो कास्ट है ये नॉर्मल भी हो सकती है, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और इट मे बी पैथोलॉजिकल। ये डिजीज भी बता सकती है और सम टाइम कास्ट यूरिन के अंदर नॉर्मल भी कंसिडर किया जाता है। तो जिन लोगों में यूरिन के अंदर कास्ट नॉर्मल आता है उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल और मे बी पैथोलॉजिकल। तो कभी कभार ये किसी डिजीज की आइडेंटिफिकेशन भी हमें दे सकती है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल कास्ट कौन सी है और पैथोलॉजिकल कास्ट कौन सी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इट्स मेन कंपोनेंट एमसीक्यूज कर दे। एनईवी के अंदर, एनएलई के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो कास्ट है इट्स मेन कंपोनेंट, इट्स मेन कंपोनेंट इज, हाँ जी, उस दिन बताया था टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन। क्लियर है। इसमें याद रखना है कि जो कास्ट है टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन, एक्चुअली इसको हम टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन, टीएचपी। ये किडनी बनाती है। ये टेम हॉर्स फॉल प्रोटीन ये किडनी के अंदर दो जगहों से बनती है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये जो टीएचपी प्रोटीन है ये किडनी बनाती है और ये टीएचपी प्रोटीन फिर यूरिन के अंदर जाकर एग्रीगेट हो जाता है और क्रिस्टल बनाता है। उस क्रिस्टल को यूरिन के अंदर क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है, ठीक है। कास्ट के टाइप्स लिखें, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई कास्ट इनटू टू टाइप्स। इसके कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। इसमें लिखे इट इज डिवाइडेड into टू टाइप्स। इसके जनाब दो टाइप्स होते हैं। कुछ कास्ट को हम कहते हैं सेलुलर कास्ट और कुछ को कहते हैं ए सेलुलर कास्ट। तो हमें लेके तो फर्स्ट टाइप, इसको अगर हम यहाँ पे जनाब क्लासिफाई करें, कुछ कास्ट को हम यूरिन के अंदर क्या कहते हैं, सेलुलर कास्ट, ठीक है। लेकिन सम कास्ट इन द यूरिन आर नोन एज ए सेलुलर कास्ट। तो आप लोगों से अगर प्रोफेसर साहब, एग्जामिनर या कोई भी एग्जाम लेने वाला बंदा वाइवा पूछे कि जो यूरिन के अंदर कास्ट है इसके प्राइमरीली दो टाइप्स बताए, तो आप लोगों ने आंसर करना है कि यूरिन के अंदर कुछ कास्ट को हम क्या कहते हैं, सेलुलर कास्ट, और कुछ को हम क्या कहते हैं, एसेलुलर कास्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल सेलुलर कास्ट के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है उसको हम कहते हैं आरबीसी कास्ट। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी कास्ट। देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि जो किडनी है, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। ये किससे बनी है, नेफ्रॉन से। फिर नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, इसी तरह डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
जो DCT पार्ट है वो एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम क्या है, THP। अब देखें ये जो प्रोटीन है अगर ये किडनी से बनता जाए मतलब THP, तो यही प्रोटीन DCT से फिर नीचे जाकर ये किस चीज में एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के अंदर। क्लियर है। अब अगर ये THP प्रोटीन यूरिन में जाकर आपस में इस तरह एग्रीगेट हो जाए मतलब क्लम्प्स बनाए तो एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस चीज में, क्रिस्टल। तो एग्रीगेशन ऑफ THP protein in the urine which lead to a tiny tube-shaped crystal that is known as a cast। इसको कास्ट कहते हैं। अब अगर इस THP प्रोटीन के साथ किसी पैथोलॉजी की वजह से कौन से सेल मिल जाए, RBC, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, RBC कास्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब ये कास्ट है लेकिन इसके साथ क्या चीज अटैच है, RBC, और RBC क्या है, सेल है, रेड ब्लड सेल है। तो ऐसे कास्ट को हम क्या कहेंगे, सेलुलर कास्ट कहेंगे। क्लियर है। अगर एग्जामिनर आप लोगों को ये बताएं कि अगर एक बंदा है उसके यूरिन में कौन सा कास्ट आ रहा है, हाँ जी RBC, इट मीन इस बंदे के अंदर अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उसकी किडनी में ग्लोमेरुलाई डैमेज है। कौन सा एरिया, ग्लोमेरुलाई। दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किसके अंदर होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एमसीक्यूज में लिखे कि RBC कास्ट कैन बी सीन इन अ कंडीशन नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप लोगों को बताएं कि जो कप शेप स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के अंदर, दैट इज बोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी है उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई विद इन द नेफ्रॉन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जब ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाए तो वहां से RBC लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वही RBC जब किस प्रोटीन के साथ मिल जाए, THP, दैट विल लीड टू RBC का। क्लियर है। तो RBC कास्ट का एक रीजन क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नंबर 2 लेके RBC कास्ट जनाब उन लोगों के अंदर भी मिल सकती है जिसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो। क्या चीज हो, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, डेंजरस हाइपरटेंशन। जब BP बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो डेंजरस हाइपरटेंशन कैन डैमेज द किडनी एज वेल, जिसको हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इट विल डैमेज ग्लोमेरुलाई। ये किसको डैमेज करेगी, ग्लोमेरुलाई। और अगर एक्सेस BP की वजह से ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाए तो फिर भी क्या बनेगी, RBC कास्ट बनेगी। तो RBC कास्ट के कितने रीजन हो सकते हैं, 2, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है। फिर इसके बाद लिखें कुछ लोगों में यूरिन के अंदर कौन सा कास्ट होता है, WBC। विच कास्ट, WBC, वाइट ब्लड सेल। अगर सेम हॉर्सफॉल प्रोटीन जो THP है, अगर इसके साथ यूरिन में क्या चीज मिल जाए, WBC, तो उसको WBC कास्ट कहते हैं। और WBC उन कंडीशन के अंदर इंक्रीज होता है जब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो। क्या हो, बैक्टीरियल। और किडनी के अंदर वो इन्फेक्शन जिसमें WBC बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती है, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। उसका नाम क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस। और आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है, so that is called pyelonephritis। that is the inflammation of renal pelvis। ये कहाँ की इन्फ्लेमेशन है, रीनल पेल्विस। किडनी यूरिन बनाती है और उस यूरिन को जनाब ब्लैडर तक ले जाने वाला स्ट्रक्चर यूरेटर होता है। तो किडनी के अंदर वो पार्ट जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है, फिर सुन ले क्या, द पार्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर स्टार्टेड इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। और उस रीनल पेल्विस के अंदर इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस की जो लीडिंग काज है दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया, ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है और जब भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो उसके खिलाफ कौन से सेल फाइट कर दे, WBC। तो जब भी WBC कास्ट आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लियर है। अब चाहे कास्ट में RBC हो चाहे कास्ट में WBC, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेलुलर कास्ट कहते हैं। कुछ कास्ट ऐसी होती है जिसमें सेल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कॉल्ड फैटी कास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, फैटी कास्ट। इसका मतलब ये है कि कभी कभार इस सेम हॉर्सफॉल प्रोटीन के साथ एक्सेस लिपिड्स आकर अटैच हो जाते हैं। क्या चीज, लिपिड्स। तो लिपिड्स का मतलब फैट्स है, उसको हम क्या कहते हैं, फैटी कास्ट। अब सेम हॉर्सफॉल प्रोटीन के साथ फैट्स का अटैच हो जाना, इट इज नॉट सेल। लेकिन फैट्स तो अटैच हुए हैं ना, कास्ट तो बनी है लेकिन वो सेल नहीं है। तो इस कास्ट का नाम क्या है, एसेलुलर
दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये किसके अंदर होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाँ जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी किडनी डैमेज है जिसमें जनाब मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, एक्सेस प्रोटीन यूरिन में जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन टू ब्लड एल्ब्यूमिन डिक्रीज, हाइपोएल्बुमिनीमिया, अनकोटिक प्रेशर वीक हो जाता है, तो उसमें एडीमा होता है और हाइपर लिपिडीमिया होता है। क्लियर है कि नहीं? तो प्लीज याद रखें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा किडनी डैमेज है जिसके अंदर एक्सेस जो प्रोटीन है वो यूरिन में जाना शुरू करते हैं और ब्लड के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाता है और वो एक्सेस फैट फिर टेम हॉर्स वाल प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? फैटी कास्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम सिक्यूज कर ये पूछा जाता है कि फैटी कास्ट किस कंडीशन में होता है? तो आंसर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लियर है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलर कास्ट। एक को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलर कास्ट। ठीक है, ग्रेनुलर कास्ट का एक और नाम भी है, इट इज आल्सो नोन एज मडी कास्ट। इसके नीचे ब्रैकेट में लेके कुछ एग्जामिनर इसको क्या कहते हैं? मडी कास्ट भी कहते हैं। ग्रेनुलर कास्ट इज आल्सो नोन एज मडी कास्ट। ठीक है, इसमें देखें बहुत आसान, अगर आप लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखें, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज नोन एज पीसीटी। समझ रहे कि नहीं? फिर इसके बाद लूप ऑफ क्या होता है? हिनले, और लूप ऑफ हिनले के बाद फिर डीसीटी होता है। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। अब इस पीसीटी के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें इस्कीमिक चेंजेस के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। अब ये जो पीसीटी है दिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये किससे बना है? एपिथेलियल। अगर इस पीसीटी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो फिर यहाँ की जो एपिथेलियल सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ। डेथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड नेक्रोसिस। इसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। तो यहाँ पे नेक्रोसिस हो चुकी है ट्यूब्यूल के अंदर, तो इसको ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर। और इसके सिम्टम को आने में टाइम नहीं लगता, जल्दी आते हैं। तो एक्यूट है कि क्रोनिक है? एक्यूट है। तो अ कंडीशन which is characterized by cell death in which part of the kidney? PCT is known as acute tubular necrosis। और इस ATN के अंदर जो एबनॉर्मल कास्ट बनता है उसको हम ग्रेनुलर कास्ट कहते हैं। तो ग्रेनुलर कास्ट या मडी कास्ट जब भी एग्जाम में आ जाए तो दैट विल बी अ हॉल मार्क ऑफ विच कंडीशन? दैट इज नोन एज ATN। इसको क्या कहते हैं? ATN, स्टैंड फॉर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। क्लियर है? अब 80% यहाँ पे जो चीज़ें फिल्टर हो जाए तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? पीसीटी। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि मैक्सिमम सब्सटेंसेस इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। ये तो सबको क्लियर है कि नहीं? और ये रीजन भी बताया था क्योंकि पीसीटी कंटेन ब्रुश बॉर्डर। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्रुश बॉर्डर। और वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर पीसीटी के सेल की नेक्रोसिस हो जाए तो फिर रीएब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी, सब्सटेंसेस की रीएब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी। याद है फिजियोलॉजी, यहाँ से सोडियम रीएब्जॉर्ब होता था। याद है फिजियोलॉजी, यहाँ से पोटाशियम रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ से फिजियोलॉजी के मुताबिक ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होती है। तो जितनी भी चीज़ें किडनी फिल्टर करती है उसका 80% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी? पीसीटी। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। अब अगर इसके सेल डेथ हो जाए, उसकी सेल खत्म हो जाए, फिर किडनी को तो खत्म होना चाहिए, तो फिर कैसे एटीएन पेशेंट सर्वाइव करते हैं? द रीजन इज कि यहाँ की जो सेल है दे आर एपिथेलियल सेल। ये क्या है? एपिथेलियल। एंड एपिथेलियल सेल हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो अगर यहाँ की सेल डाई हो भी जाए तो फिर नए सेल भी क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। इसलिए एटीएन पेशेंट इसकी किडनी फेलियर देनों में नहीं होता। अगर ये ट्रीट ना की जाए तो सालों सालों बाद जाकर किडनी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो एटीएन पेशेंट कैन सर्वाइव और नॉट? दे कैन सर्वाइव बिकॉज अगर यहाँ पे किडनी सेल की डेथ हो चुकी है लेकिन दीज सेल आर एपिथेलियल सेल एंड दे हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, क्या मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस? कोगुलेटिव नेक्रोस की हॉलमार्क क्या है? उसमें ना पढ़े। क्लियर है? वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्रोसिस की जो क्राइटेरिया है कि ऐसा नेक्रोसिस जिसमें सेल की बॉर्डर लाइन इंटैक्ट हो
और साइटोप्लाज्म में पिंक जब इंक्लूजन बॉडी आ जाए तो उसको कहते हैं कोआगुलेटिव। ऐसा नेक्रोसिस जिसमें फ्लूइड आ जाए तो वो लिक्विफेक्टिव है। ठीक है, वो जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ के लिए हमारे पास फिट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि अगर एग्जाम में फॉर एग्जांपल रेयर केसेस में भी आ जाए तो देन यू हैव टू गो फॉर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कौन सा है? कोआगुलेटिव। वजह यह है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस सीन इन सॉलिड ऑर्गन। ये किसके अंदर होता है? सॉलिड ऑर्गन, स्पेशली हार्ट के अंदर, स्पेशली लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। तो हार्ट, किडनी एंड लीवर दे आर देयर फॉर कोआगुलेटिव। ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट आते हैं द सेकंड इज वैक्सीकास्ट। क्या चीज अगर आ जाए? वैक्सीकास्ट। प्लीज इसको हॉलमार्क करें फॉर एमसीक्यूज। देखें, ए सेलुलर के अंदर द फर्स्ट वन वाज फेटी कास्ट विच इज सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर इसके बाद है ग्रेनुलर कास्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? मडी कास्ट। ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर होता है। फिर इसके बाद क्या है? वैक्सीकास्ट। ये हर साल क्वेश्चन में आता है। वैक्सीकास्ट इज अ हॉलमार्क ऑफ सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। ये किसके अंदर होता है? क्रोनिक किडनी डिजीज। तो याद रखें, जिन लोगों में वैक्सीकास्ट होता है उसका मतलब इन लोगों के गुर्दे बहुत टाइम से फेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि दीज पेशेंट हैज अ डिक्रीज जीएफआर। इन लोगों की जीएफआर क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर किडनी बहुत लॉन्ग रन से काम नहीं करती। तो इसको हम CKD भी कहते हैं, विच स्टैंड फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज, या इसको हम CRF कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर। क्लियर है? तो CRF एंड CKD सेम थिंग। ठीक है, इसमें कौन सा कास्ट होगा? वैक्सीकास्ट होगा। एक यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे नीचे लिखे नोट, इसके नीचे लिखे नोट। तो नोट में एक पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, इसमें लिखे हाइलीन कास्ट। एक क्या होता है? हाइलीन कास्ट। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि हाइलीन कास्ट का मतलब क्या है, मैं इसमें दो बातें याद लिखवाता हूँ जो आप लोगों ने याद रखना है। हाइलीन कास्ट इज नॉन स्पेसिफिक। ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक। ये किसी स्पेसिफिक डिजीज को नहीं बताती। तो हाइलीन कास्ट यूजुअली इज नॉट पैथोलॉजिकल। ये पैथोलॉजिकल नहीं है। और यहाँ पे लेके इट मे बी नॉर्मल। ये क्या हो सकता है? इट मे बी नॉर्मल। एक्चुअली जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, वो जब एक्सरसाइज करने के बाद यूरिन पास करते हैं तो उसकी यूरिन टेक्सचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हम बैठे बैठाए होते हैं तो हमारी बॉडी की डिमांड कुछ और होती है। जब हम वॉक शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हम फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मजीद बढ़ जाती है। तो जितना हम ज़्यादा दौड़ेंगे तो किडनी को फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो टेम हॉर्सपाल प्रोटीन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। और वही टेम हॉर्सपाल प्रोटीन जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो यूरिन के अंदर एक शक्ल इख्तियार करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइलीन कास्ट। तो ये बंदा जब एक्सरसाइज खत्म करता है और फिर कुछ घंटों के बाद ये यूरिन पास करता है तो उसका कास्ट फिर नॉर्मल होता है। तो ये कोई पैथोलॉजी है कि या फिजियोलॉजी है? ये फिजियोलॉजी है। तो हाइलीन कास्ट अगर एग्जाम में आ जाए, इट्स मीन डजंट शोज एनी UTI। ये कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो नहीं बताती। ये बता सकती है इट मे बी ड्यू टू एक्सरसाइज। ये किस वजह से हो सकती है? एक्सरसाइज। तो वो कौन सी कास्ट है जिसको हम डिजीज नहीं समझ सकते, उसका नाम क्या है? हाइलीन कास्ट है। अब देखें, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। ये क्या है? क्योंकि ये डिजीज इसके अंदर होती है। ये भी सारी क्या है? एबनॉर्मल है। लेकिन द कास्ट विच इज कंसिडर्ड नॉन स्पेसिफिक एंड फिजियोलॉजिकल, दैट इज कॉल्ड ऑफ हाइलीन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इट मे बी फिजियोलॉजिकल और इट मे बी पैथोलॉजिकल। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि वो कौन सी कास्ट है जिसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, उसका नाम क्या है? हाइलीन कास्ट है। और जो एबनॉर्मल है वो इसके अलावा ये सारे के सारे हैं। क्लियर है? तो आप लोग NAV एग्जाम में या NLE के अंदर जब भी इंशाल्लाह बैठेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये कास्ट से आता है कि कौन सा कास्ट किस कंडीशन के अंदर पाया जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें से अगर आप लोगों ने याद रखना है, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड वैक्सी कास्ट। कौन सा होता है? वैक्सी। ये क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट में होता है। और जब फैटी कास्ट आ जाए तो ये किसके अंदर होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में होता है। ठीक है जी। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट सेल अलग चीज है। फर्स्ट सेल का मतलब यह है कि UTI बताता है, और फर्स्ट सेल में WBC, वो टेम हॉर्सपाल प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होते, वो अलग होते हैं। और कास्ट का मतलब ACWBC, जब वो किसके साथ अटैच हो? टेम हॉर्सपाल प्रोटीन, और वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम फिर कास्ट कहते हैं। क्लियर है?
इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इन किडनी दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। हेडिंग दे दे व्हाट इज मेंट बाय किडनी स्टोन एंड देयर टाइप्स। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किडनी स्टोन डिस्कस करने हैं और इसके टाइप्स भी देखने हैं कि किडनी के अंदर कौन कौन से टाइप्स के स्टोन हो सकते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे दे किडनी स्टोन। ठीक है, एक्चुअली किडनी स्टोन्स को हम मेडिकल फील्ड में नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं। नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है, नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है। नेफ्रो मीन किडनी, नेफ्रॉन है। लिथिया मीन स्टोन, एसिस मीन कंडीशन। A condition in which there is formation of stone in the kidney is known as of nephrolithiasis, which is also known as kidney stone, or it is also known as renal stone। इसको क्या कहते हैं? renal stone। तो यहाँ मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ अल्लाह, ये कौन सा पाकिस्तान है यार? ओके, फॉर्मेशन ऑफ, बस बात नहीं, अब याद जाएगी लाइट। फॉर्मेशन ऑफ लिखे स्टोन इन द किडनी इज नोन एज ऑफ रीनल स्टोन। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर किडनी के अंदर स्टोन बन जाए तो उसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। अब किडनी स्टोन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें जनाब उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए, किडनी स्टोन के लेके टाइप्स, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन इन द किडनी। द फर्स्ट टाइप स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड कैल्शियम स्टोन। कौन सा होता है? कैल्शियम स्टोन। मतलब किडनी के अंदर जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें कुछ टाइप्स के स्टोन्स होते हैं जिससे मिलकर बने होते हैं कैल्शियम से। अब ये जो कैल्शियम स्टोन है इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसमें प्लीज याद रखना है कि कैल्शियम के साथ फॉस्फेट आ सकता है। तो सम स्टोन इन द किडनी आर नोन एज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। क्लियर है? कुछ स्टोन्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि वो कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट को ऐड करता है। किस चीज़ को? ऑक्सलेट। तो एक्चुअली जब हम किडनी के अंदर स्टोन्स मालूम करते हैं तो आफ्टर सीइंग द स्टोन नेचर को देखते हैं तो कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी आ सकता है और कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट भी आ सकता है। तो पहली बात याद रखें कि इनसाइड द किडनी देयर मे बी कैल्शियम फॉस्फेट और इट मे बी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड नंबर लेके कैल्शियम स्टोन के बाद द नेक्स्ट स्टोन इज कॉल्ड मैप स्टोन। इसको क्या कहते हैं? मैप स्टोन। कुछ लोगों के अंदर किडनी में जो स्टोन बनते हैं उसको हम कहते हैं मैप स्टोन। मैप स्टैंड फॉर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। ऐसा स्टोन जो तीन चीज़ों से मिलकर बन जाए, लाइक मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, तो उसको मैप स्टोन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट लिखें, सम स्टोन्स इन द किडनी इज मेड अप ऑफ यूरिक एसिड। किससे बनते हैं? यूरिक एसिड। तो कुछ स्टोन्स को हम यूरिक एसिड स्टोन्स भी कहते हैं। क्लियर है? एंड सम स्टोन आर नोन एज सिस्टीन स्टोन। कुछ को क्या कहते हैं? सिस्टीन स्टोन कहते हैं। तो एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर और बेसिक साइंसेस के अंदर पहले तो आप लोग को यह पता होना चाहिए, अगर कोई बंदा कहे कि मेरे गुर्दे में पथरी है या गुर्दे में स्टोन है, तो इसका मतलब यह है कि उस गुर्दे के अंदर स्टोन की जो नेचर है ये इन चारों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन 80% लोगों के अंदर जो स्टोन की नेचर है वो कैल्शियम स्टोन होता है। क्या होता है? कैल्शियम स्टोन। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि एडल्ट के अंदर सबसे जो लीस्ट कॉमन स्टोन है वो क्या है? सिस्टीन स्टोन है। लेकिन मोस्ट कॉमन स्टोन क्या होता है? कैल्शियम स्टोन होता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे। अब स्टोन की नेचर कोई भी हो, इसके अलावा आप लोगों को आना चाहिए कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स लेके कि स्टोन कोई भी हो, पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा क्लिनिक के अंदर तो वो किस कंप्लेंट के साथ आएगा। नंबर 1, देयर विल बी लंबर पेन। किसके साथ? लंबर पेन दैट इज रेडिएट टू द ग्रोइन which radiate to the groin area। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि whenever the patient develop kidney stone the pain will be on the lumbar area, क्योंकि जिस एरिया के अंदर किडनी पड़ी है उसको क्या कहते हैं? लंबर एरिया। और ये पेन यहाँ से स्टार्ट होगी और ग्रोइन एरिया की तरफ जाएगी, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसलिए याद रखें कि द एरिया वेयर किडनी इज प्रेजेंट इज नोन एज लंबर एरिया, या इसको हम कहते हैं लोएन एरिया। इसको क्या कहते हैं? लोएन एरिया। तो जो डॉक्टर्स होते हैं
वो कहते हैं कि किडनी जो पेन है वो किस एरिया से स्टार्ट होगी, लोइन एरिया, और वो कहाँ पे रेडिएट करेगी, ग्रोइन एरिया। इसको हम लोइन टू ग्रोइन रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है, ये रेडिएटिंग पेन होता है। और यहाँ पे लिखे दिस पेन इज कोलिकी इन नेचर, ये क्या होता है, कोलिकी इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जो किडनी पेन है इट शुड बी ऑन ऑफ, ये कांस्टेंट पेन नहीं होती, कभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कभी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो द नेचर ऑफ पेन इन द किडनी इज नोन एज ऑफ कोलिक इन नेचर, ऑन ऑफ, इसको कहते हैं एपिसोडिक पेन, कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है द पेशेंट में डेवलप नोजिया एंड वोमिटिंग, इसके साथ जनाब पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जो किडनी स्टोन होते हैं उसके अंदर इतना इंटेंस पेन होता है इट मे कैन लीड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, तो नोजिया वोमिटिंग करा सकता है। एंड इन सम पीपल देयर इज हेमोचूरिया, कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि जो स्टोन है किडनी के अंदर वो किडनी सेल को डैमेज कर देती है, क्योंकि अगर आप गुर्दे के अंदर क्रिस्टल बनाएं और उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, स्टोन, तो वो स्टोन नेफ्रॉन को डैमेज करेगी और उसकी वजह से वहां से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा यूरिन में। तो दिस पेशेंट मे डेवलप हेमोचूरिया, इन लोगों के अंदर क्या होता है, हेमोचूरिया होता है। क्लियर है कि नहीं, हेमोचूरिया भी हो सकता है। और साथ में लेके देयर विल बी टेंडरनेस, इन लोगों को क्या होता है, टेंडरनेस इन दी फ्लैंक एरिया, किस एरिया के अंदर, फ्लैंक एरिया। ओके, बॉडी के जिस एरिया में किडनी पड़ी है उसका एक नाम क्या है, लंबर एरिया, इसको लोइन एरिया भी कहते हैं, इसको हम फ्लैंक एरिया भी कहते हैं। ये सारे के सारे सेम चीजें हैं। इसका मतलब ये है पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब आई हैव वेरी इंटेंस पेन इन माई दिस एरिया, लंबर एरिया, एंड द पेन रेडिएट टुवर्ड द ग्रोइन एरिया, लेकिन जब उस एरिया पे हम हाथ रखेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ऐसा कंडीशन जो हाथ रखने से उसकी इंटेंसिटी मजीद बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, टेंडरनेस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। और साथ में आखिर में लेके फीवर, इन लोगों के अंदर मतलब जो टेम्परेचर है वो रेज होता है, लेकिन अगर इन लोगों में स्टोन के ऊपर क्या हो जाए, इन्फेक्शन, तो फीवर हो सकता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर फीवर नहीं हो सकती। एक्चुअली स्टोन खुद फीवर नहीं कराता, लेकिन स्टोन की वजह से किडनी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इफ द स्टोन इज इन्फेक्टेड देन द पेशेंट में गेट टू फीवर, फिर फीवर हो सकता है। तो ब्रैकेट में लेके इट इज ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये किस वजह से होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से। अब इन चारों को मैं 2-3 पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ, तो जो मेन पॉइंट है वो भी आप लोगों को ऐड कर लें। लेकिन आप लोगों से बेसिक साइंस में ये पूछा जाएगा कि किडनी के अंदर जो स्टोन है इसकी टाइप्स बताएं। तो मतलब कैल्शियम स्टोन हो सकता है, मैप स्टोन हो सकती है, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन हो सकता है। अब इस स्टोन के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो एक टेबल के जरिए हम ड्रा करेंगे ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन कौन से स्टोन के अंदर हमने कौन कौन सी पॉइंट्स याद रखनी है। चाहे स्टोन की नेचर कोई भी हो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सबकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लेके जनाब टाइप एक टेबल ड्रा करते हैं, उस टेबल के जरिए इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाइप्स लेके, टाइप्स के बाद सामने यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एक्सरे फाइंडिंग। अगर हम स्टोन को एक्सरे के जरिए देखें तो उसकी फाइंडिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे लेके एक्सरे फाइंडिंग यूरिन क्रिस्टल लेके, इसका मतलब ये है कि जो स्टोन है उसकी वजह से यूरिन के अंदर जो क्रिस्टल बनते हैं वो कौन कौन से हैं, और आखिर में लेके कमेंट। ये 4 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच इसके साथ हम डायरेक्ट रिलेट करेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट है एक्चुअली के फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोन दैट इज कैल्शियम स्टोन। कौन सा होता है, कैल्शियम। तो जो मोस्ट कॉमन है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम स्टोन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैल्शियम स्टैंड फॉर कैल्शियम फॉस्फेट या CA ऑक्सलेट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर भी स्टोन बना सकता है और कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलकर भी स्टोन बना सकता है। और आप लोगों ने याद रखना एग्जाम के अंदर कि किडनी के अंदर 80% जो स्टोन बनती है इट शुड बी विद स्टोन, कैल्शियम स्टोन। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सरे फाइंडिंग के अंदर याद रखना है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं किडनी के अंदर वो हमें एक्सरे पे नजर आती है। किस पे, एक्सरे। अगर आप किडनी की एक्सरे ले लें तो कैल्शियम स्टोन हमें नजर आ सकती है,
और इस फाइंडिंग को हम कहते हैं रेडियो ओपेक। क्या कहते हैं? रेडियो ओपेक। इसका मतलब ये है द स्टोन दैट वी कैन सी ऑन एक्सरे इज कॉल्ड रेडियो ओपेसिटी या रेडियो ओपेक। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब रेडियो ओपेक के नीचे ब्रैकेट में लेके इट कैन बी विजिबल, इट कैन बी विजिबल। तो वो स्टोन जो एक्सरे के ऊपर हमें नजर आ सके, विजिबल हो सके, तो उस फाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? रेडियो ओपेक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि कैल्शियम स्टोन वाले पेशेंट में अगर हम यूरिन के अंदर क्रिस्टल चेक करें, इसको हम कहते हैं डम्बल शेप क्रिस्टल। इसको क्या कहते हैं? डम्बल शेप क्रिस्टल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थ्योरी के अंदर लिखे कि अगर कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है किडनी के अंदर और उसके यूरिन में हम क्रिस्टल देखें तो उस क्रिस्टल की शेप को हम क्या कहते हैं? डम्बल शेप क्रिस्टल कहते हैं। क्लियर है? या आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि 26 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइडेड किडनी पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर, यूरिन एग्जामिनेशन शो डम्बल शेप क्रिस्टल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बंदे को प्रीवियसली कौन से स्टोन हो सकते हैं? कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लेके व्हाट इज द कॉजेस कि किन लोगों के अंदर कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हो सकते हैं। एक कंडीशन याद रखें दैट इज नोन एज हेरिडिटरी। हाँ जी, ये कंडीशन है, प्लीज इसको आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखना है। इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, ये डिजीज कभी ना भूलना, ठीक है। एज फार एज किडनी स्टोन इज कंसर्न, दिस कंडीशन शुड बी रिमेंबर, इट इज नॉट मेंशन इन द फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड में नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन काज है कैल्शियम स्टोन की। क्लियर है कि नहीं? इसको हम कहते हैं HIH। इसको क्या कहते हैं? HIH। अब सुन ले, हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ व्हिच स्टोन इन द किडनी? कैल्शियम स्टोन। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट दिस इंडिकेट? फिर से बता रहा हूँ, पहला वर्ड है हेरिडिटरी, फिर है इडियोपैथिक और आखिर में हाइपरकैल्सियूरिया। इसका मतलब क्या है? एक मिनट, हाँ बताए क्या बात? ओके, अकॉर्डिंग टू हिम हेरिडिटरी मीन इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। इडियोपैथिक मीन एग्जैक्ट cause is unknown, we know कि this problem is run in the family, hereditary है, लेकिन इसका पिन पॉइंट एग्जैक्ट cause हमें पता नहीं है। लेकिन इस लोगों के अंदर there is excess calcium leak in the urine, hypercalciuria। पॉइंट आप लोग जो गलत करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि हाइपरकैल्सियूरिया को वो कहते हैं कि एक्सेस कैल्शियम इन द ब्लड, वो हाइपरकैल्सीमिया होता है। क्या होता है? हाइपर, और ये क्या है? हाइपरकैल्सियूरिया होता है। बात समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जहन ये कहता है, अब सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम है और उसकी मिकदार 10 है, 10 mg है, कितना है? 10 mg, ये नॉर्मल है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार 10 की बजाय 20 हो जाए, कितना हो जाए? 20, फिर हो सकता है कि एक्सेस कैल्शियम कहाँ पे लीक करना शुरू करे? यूरिन में। इधर फोकस नहीं है आप लोग सारे। मैंने क्या बोला है? क्या बोला है मैंने? हाँ अब्दुल समद बताए क्या बोला? क्या बोला है मैंने? हेलो आप बताए वलीद, क्या बोला है? ओके वेट, हाँ क्या बोला है? आप बताए। नहीं पता? हाँ बिलाल क्या बोला है मैंने? नहीं पता। अब टीचर लगा हुआ है, अभी 2 सेकंड नहीं हुए, आप लोगों को नहीं पता, तो पता नहीं कि 2 साल बाद ये बात कहाँ पे जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो पढ़ने आते हैं ना, इधर देखा करें, ये चीज़ आप लोगों को फिर नहीं मिलेगी। ये लिख के ले ले, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो इसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बाद में। समझ गए कि नहीं? तो कोशिश करें कि जो वर्डिंग बताता हूँ उसको अमानत के तौर पे जेब में रखें और पूरी ज़िंदगी एंजॉय करें, वरना बाद में फिर खफा होंगे कि यार सर ने बताया था हमने अमल नहीं किया। ठीक है ना? अब क्लास तो आप लोगों ने सब ने ली है, लेकिन जो माइंड में ये बंदा ले जाएगा जरूरी है कि वो भी ले जाएगा। अब देखिए 2 सेकंड नहीं हुए, इन दोनों में फर्क है। सही है ना? तो कोशिश करें, इधर फोकस करें। इधर देखें, अब ये इन दिनों मतलब ये जो गर्मी हुई है, हम कल से इंशाल्लाह
इधर कुछ एसी वगैरह भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। और यहाँ पे कुछ और भी काम करें कि आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही हमारा काम है, ठीक है ना। तो 1-2 दिन तक ये सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इधर फोकस करें लेक्चर पे। हम क्या मतलब असल में मेन चीज ये है, देखे, हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार 10 है, ये नॉर्मल है, और मैं कहता हूँ किसी का ब्लड कैल्शियम 100 हो जाए, 100 हो जाए, 80 हो जाए, ये नॉर्मल है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। और जब एबनॉर्मल कैल्शियम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर ब्लड से उसका रास्ता क्या है, कहाँ पे जाना है? यूरिन में जाना है। हम कहते हैं कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गया तो एक्सेस कैल्शियम किधर लीक करना शुरू करेगा? यूरिन में। ये तो जहन मानता है, लेकिन मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इधर देखिए, फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर क्या है? क्या बात? नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल 8 से लेके 12 मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल कैल्शियम है। अगर किसी का ब्लड कैल्शियम ये 10 mg है, कितना है? 10। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल है। तो ये कैल्शियम यूरिन में जाने चाहिए? नहीं जाने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में कंजेनिटली हेरिडिटरी एक डिफेक्ट होता है किडनी के अंदर कि वो नॉर्मल कैल्शियम भी कहाँ पे ले जाते हैं? यूरिन में। तो ऐसा कंडीशन जिसमें यूरिन के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए और उसके बावजूद भी ब्लड कैल्शियम क्या हो? नॉर्मल रहे, तो उसको हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन में एक्सेस कैल्शियम यूरिन में जाएगी, लेकिन इन लोगों में ब्लड कैल्शियम क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। तो नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये तो बाई बर्थ एक डिफेक्ट है, हेरिडिटरी डिफेक्ट है, जिसकी वजह से किडनी कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? रीअब्सॉर्ब। हम सब में जो कैल्शियम है वो किडनी में फिल्टर होती है, लेकिन किडनी उसको दोबारा क्या करती है? रीअब्सॉर्ब करती है DCT पार्ट से। कौन से पार्ट से? DCT। लेकिन कुछ लोगों में बाई बर्थ एक डिफेक्ट होता है किडनी के अंदर कि वो नॉर्मल कैल्शियम को भी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर किधर जाएंगे? यूरिन में। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ब्लड कैल्शियम नॉर्मल है और वो किडनी दोबारा ब्लड में नहीं ला सकती, तो वो ज़्यादा देर तक कहाँ पे रहेगी? किडनी में या ब्लड में? किडनी में रहेगी। और किडनी के अंदर किडनी के अंदर अगर ज़्यादा देर तक क्या चीज़ रहेगी? कैल्शियम। तो वो फिर अपने पास किसको अट्रैक्ट करेगी? फॉस्फेट को भी और ऑक्सलेट को भी। तो उससे फिर क्या हो सकता है? कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं। समझ गए क्या? नहीं तो हाँ जी, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ही है कि अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा लूज होगा तो फिर ब्लड में कम नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी कैल्शियम कंट्रीब्यूट करती है, और हम हर 2 से 3 घंटे के बाद मील में भी जो चीज़ लेंगे तो उससे भी कैल्शियम रिच फूड होता है। क्लियर है कि नहीं? तो जो लीक हो रहा है यूरिन में, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम बाहर से भी ले रहे हैं। क्लियर है? तो आपकी जो बात है वो ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड में कैल्शियम या तो नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से थोड़े से क्या रहेंगे? कम रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कैल्शियम में भी डिक्रीज इन द ब्लड, लेकिन इट नेवर इंक्रीज इन द ब्लड। समझ गए कि नहीं? तो अगर नॉर्मल कैल्शियम किडनी रीअब्सॉर्ब ना करे तो ज़्यादा देर तक किडनी में कैल्शियम ज़्यादा रहेंगे क्या? नहीं। और वो किडनी के अंदर कैल्शियम सेचुरेट हो जाते हैं, और सेचुरेशन की वजह से क्या बन सकती है? स्टोन बन सकती है। अब समझ गए क्या? नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट काज ऑफ कैल्शियम स्टोन, हाइपर पैराथायराइडिज्म। क्या होता है? हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज PTH लेवल। इसके अंदर किस चीज का लेवल बढ़ता है? PTH, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का काम यह है कि ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है, और जितना ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा उतना किडनी के अंदर सेचुरेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हाइपर पैराथायराइड पेशेंट के अंदर रीनल स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो विच टाइप ऑफ स्टोन इज कॉमनली सीन इन हाइपर पैराथायराइडिज्म? आंसर इज कैल्शियम स्टोन। क्लियर है? नेक्स्ट लेके, इंक्रीज कैल्शियम इनटेक। अगर हम फूड में कैल्शियम ज्यादा ले ले और ज्यादा टाइम से लेते रहे, अगर हम सुबह भी जो चीज खाते हैं उसमें भी कैल्शियम है, शाम को भी, दोपहर को भी, तो एक वक्त आएगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। और ये एक्सेस कैल्शियम फिर जाकर किडनी के अंदर क्या बना सकेगा? स्टोन बना सकेगा। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, ये तो जहन कहता है कि हर वो काज जिससे हम ब्लड की कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं तो वो क्या बना सकते हैं? कैल्शियम स्टोन। लेकिन एक डिजीज ऐसी है जिसमें कैल्शियम ब्लड में नॉर्मल भी होता है
फिर भी किडनी स्टोन के चांसेस होते हैं, उसका नाम है हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया। क्लियर है? और कैल्शियम स्टोन के लिए दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द केसेस। तो अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैल्शियम स्टोन इन द किडनी, थिंक अबाउट हेरिडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया। क्लियर है? अब लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर किसी को क्या डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, वो काज नहीं है, वो क्या है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन उससे फुल ब्लोन स्टोन नहीं बन सकती। अगर एक पेशेंट है उसको हाइपर पैराथायराइडिज्म है, तो उसको स्टोन के चांसेस है कि नहीं, लेकिन उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन भी हो जाए तो उसमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस डबल हो जाते हैं। असल में जो डिहाइड्रेशन है उसमें फ्लूइड का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है? कम। तो क्रिस्टल सिचुएशन के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट में लेके नंबर 1, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग होते हैं स्टोन के, उसको बताया जाता है कि बाहर से पानी का इस्तेमाल क्या करें? ज़्यादा करें। तो जिन लोगों को गुर्दे में स्टोन होते हैं उसको बताया जाता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि पानी की वजह से हम स्टोन की सिचुएशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ऑफ इनटेक। नंबर 2, इन लोगों को हम एक ड्रग देते हैं एंड दैट इज एमसीक्यूज क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड थायराइड डायूरेटिक। क्या देते हैं? थायराइड डायूरेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज फॉर कैल्शियम स्टोन दैट इज नोन एज थायराइड डायूरेटिक। ठीक है, थायराइड डायूरेटिक देते हैं। अब आप लोग कहोगे थायराइड डायूरेटिक का काम क्या है? व्हाई इट इज हेल्पफुल इन कैल्शियम स्टोन? चले जी, आप लोगों से सवाल है। मैं कहता हूँ एक वर्ड में बस इतना सा आंसर है, व्हाई थायराइड इज हेल्पफुल इन द कैल्शियम स्टोन इन द किडनी। इसके मुताबिक कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। ठीक है, इसके साथ जो लोग एग्री है तो रेज योर हैंड। मेरा सवाल यह है कि थायराइड डायूरेटिक कैल्शियम स्टोन में हेल्पफुल क्यों है? ये कहता है कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, इस वजह से। नेक्स्ट, इसके साथ कोई है कि नहीं? नहीं है, अकेला बंदा है। चलो, इस कंडीशन में मैं भी साथ नहीं दे सकता। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि गलत है। हाँ जी, नेक्स्ट, एनीवन? शाबाश। आप लोगों ने 1 साल बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करने, खुदा के बंद हो, 5th ईयर 4th ईयर वाले सारे बैठे हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, गलत बोले लेकिन कमेंट्स तो पास करें। सलाउद्दीन बताएगा। हाँ हाँ, इस्लाम बताएगा। थायराइड डायूरेटिक जो है ये कैल्शियम स्टोन में हेल्पफुल क्यों है? बस आपकी बारी चली गई है। क्लियर है कि नहीं? आप बता सकते हैं? नहीं? हाँ, आप बता सकती हैं? हाँ, आप लोगों में से नहीं? यही आंसर है। क्यों गलती पे जा रहे हो? यही तो ये कह रहे हैं। हाँ जी, सुन ले। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज a nephron, that is PCT and that is loop of Henle। ठीक है, इधर देखे, loop of Henle and that is DCT। ये जितना भी पार्ट है इसको कहते हैं loop of Henle, और ये कौन सा पार्ट है? DCT। अब एक पॉइंट सुन ले, वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर हम एक ड्रग दे दें और यहाँ पे जनाब कैल्शियम है, क्या चीज़ है? कैल्शियम। कैल्शियम कोशिश करता है कि वो लूप ऑफ हिनले से वापस ब्लड में चला जाए। किसी भी चीज़ का नेफ्रॉन के अंदर से वापस ब्लड में जाना, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए, कुछ कैल्शियम्स होते हैं कि वो रीअब्जॉर्ब होना चाहते हैं किस पार्ट से? लूप ऑफ हिनले। कुछ कैल्शियम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ कैल्शियम वापस चले गए, कुछ कैल्शियम आगे चले गए, किस पार्ट में? DCT। और कुछ चाहते हैं कि हम वापस चले जाए किस पार्ट से? DCT। कुछ कैल्शियम चाहते हैं कि हम ब्लड में वापस चले जाए किस पार्ट से? PCT। तो वी कैन से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। इसमें PCT भी है, लूप ऑफ हिनले भी है और DCT भी। प्लीज आप लोग की 1-2 मिनट की फोकस है बस। अब यहाँ पे अगर मैं एक ड्रग देता हूँ, सुन ले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक ड्रग देता हूँ कि वो किस एरिया पे काम करे? लूप ऑफ हिनले। तो उस ड्रग का नाम है लूप डायूरेटिक। क्या नाम है? लूप डायूरेटिक। फ्यूरोसिमाइड जिसके एग्जाम्पल है। ठीक है,
मैं एक ड्रग देता हूँ कि वो कहाँ पे काम करे, DCT, दैट इज कॉल्ड थायराइड डायूरेटिक। वो क्या है, थायराइड। तो डायूरेटिक्स के कई अकसाम हैं, उनमें से एक लूप डायूरेटिक है और एक क्या है, थायराइड डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, थायराइड डायूरेटिक एक्ट ऑन DCT। समझ रहे यहाँ तक क्या नहीं? अब देखें ये लूप डायूरेटिक क्या करता है, ये इस कैल्शियम को यहाँ से वापस जाने नहीं देता। बात समझे कि नहीं? मैं कहता हूँ कि जो लूप डायूरेटिक है ये लूप ऑफ हेनले से कैल्शियम को वापस जाने नहीं देता। तो सेंटेंस सुन ले, लूप डायूरेटिक इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। तो जब ये कैल्शियम यहाँ से नहीं जाएंगे तो इसमें तो फिर आगे यूरिन में जाना है। तो लूप कैन लूज कैल्शियम, लूप क्या करता है, लूज कैल्शियम। इसका मतलब कि जो लोग लूप डायूरेटिक लेंगे उसमें कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। उन लोगों में कैल्शियम किधर लूज होगी, यूरिन के अंदर लूज होगी। समझ रहे कि नहीं? तो लूप डायूरेटिक की वजह से कैल्शियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए लूप डायूरेटिक कैन कॉज हाइपरकैल्सीयूरिया। ये क्या कराता है, हाइपरकैल्सीयूरिया। बात समझ रहे कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं देता हूँ कौन सा ड्रग, थायराइड। थायराइड डायूरेटिक यहाँ से कैल्शियम की वापस रीअब्जॉर्प्शन को प्लस करती, एक्सेलरेट करती है। क्या करती है, एक्सेलरेट, ज्यादा करती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लूप का काम कैल्शियम लूज करना है, थायराइड का काम कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना है। अब समझ रहे कि नहीं? किडनी स्टोन के चांसेस 90% इन लोगों में होते हैं, हेरेडिटरी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया। अब इन लोगों में मसला क्या है, नॉर्मल कैल्शियम है ब्लड में कि एब्नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन किडनी उसको क्या नहीं कर रही, रीअब्जॉर्ब। स्पेशली किस पार्ट में, DCT। तो जब ये कैल्शियम नॉर्मल है और ये वापस नहीं जा सकता तो फिर ये ज्यादा देर तक किडनी में रहेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, स्टोन बनेगी। तो हम इन लोगों के अंदर एक ऐसा ड्रग देंगे जिसपे हम ये कैल्शियम बॉडी से लूज करें या रीअब्जॉर्ब करें, रीअब्जॉर्ब करें, ताकि कैल्शियम वापस ब्लड में आए और उसका लेवल किस में कम रह जाए, किडनी में, और वो सेचुरेट ना होकर क्या ना बनाए, स्टोन ना बनाए। अब समझ गए कि नहीं? तो ऐसा ड्रग जो कैल्शियम को DCT से वापस ब्लड को दे दे और उसका लेवल किडनी में क्या रखे, कम रखे, तो लूप डायूरेटिक है कि थायराइड है। इसलिए थायराइड इज बेस्ट फॉर कैल्शियम स्टोन इन द किडनी। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर मैं कौन सा ड्रग देता हूँ, लूप देता हूँ, तो लूप तो कैल्शियम को किधर करेगा, लूज करेगा यूरिन में। तो जिसका मतलब ये है कि यूरिन में लूज करने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल इफ वी गिव द ड्रग लूप डायूरेटिक, तो ये कैल्शियम को वापस नहीं लाएगा। तो इसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा देर तक किडनी में रहेगा कि नहीं, और किडनी में रहने की वजह से क्या बन सकते हैं, स्टोन। इसलिए हमने स्टोन की चांसेस तब कम करनी है जब हम कैल्शियम यहाँ से वापस किसको दे दें, ब्लड को दे दें। और उसके लिए ड्रग कौन सा है, थायराइड डायूरेटिक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक ऑन कैल्शियम? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कि कम करता है, कम करता है, तो इसको यूरिन में डालता है। थायराइड का काम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। बस समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं लूप डायूरेटिक किसी को ज्यादा दे दूं तो ब्लड में कैल्शियम कम रहेगा कि ज्यादा, कम। लूप डायूरेटिक कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन थायराइड कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया। अब समझ गए कि नहीं? क्या? इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, उसमें जाना ही नहीं चाहिए। वो तो इसका प्राइमरी एक्शन है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है और उसकी वजह से ये माइल्ड डायूरेसिस करता है। क्या होगी? ओके, आप लोग को ये चीज मैंने पढ़ाई है फिजियोलॉजी में, जाकर वहां से देख लें, क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट मैंने आप लोगों को उधर भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज ब्लॉक्ड बाय लूप डायूरेटिक, बट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज एनहांस्ड बाय थायराइड डायूरेटिक। बस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? ज्यादा डिटेल में आप लोग कंफ्यूजन में जाए नहीं। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट आखिर में लेके अनदर स्टोन, दैट इज मैप स्टोन। इसको हम क्या कहते हैं, मैप स्टोन। मैप स्टोन का मतलब यह है कि स्टोन के अंदर तीन चीजें हैं। नंबर 1 मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट स्टोन। मैग्नीशियम, अमोनियम, फॉस्फेट स्टोन, जिसका दूसरा नाम है मैप स्टोन। अगर किसी को मैप स्टोन है किडनी के अंदर तो मोस्ट कॉमन तो कैल्शियम स्टोन है 80%, लेकिन याद रखें कि
10 to 12% स्टोन के चांसेस कौन से होते हैं? मैप स्टोन। द सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन इन द किडनी आफ्टर कैल्शियम दैट इज कॉल्ड मैप स्टोन। ये भी हमें एक्सरे पे नजर आ सकती है। तो अगेन इट इज रेडियो ओपेक। ये क्या होता है? रेडियो ओपेक होता है। अब ये जो मैप स्टोन होती है, इसको अगर हम यूरिन के अंदर देखें तो एक शेप होता है, इसको हम कहते हैं, सिर्फ ये नाम याद रखें, ये आप लोग सर्च करें कि कोफिन लिड शेप क्रिस्टल, इसका एक स्पेशल नाम है माइक्रोबायोलॉजी में, इसको हम कहते हैं कोफिन लिड शेप क्रिस्टल। डम्बल शेप क्रिस्टल किस में थे? कैल्शियम में। लेकिन कोफिन लिड शेप क्रिस्टल आ जाए तो ये किस स्टोन के अंदर होते हैं? मैप स्टोन के अंदर होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि कमेंट्स में लेके इट इज आल्सो नोन एज, हाँ जी, इस स्टोन का एक और नाम भी है, जो मैप स्टोन है इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रू वाइट स्टोन। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रू वाइट स्टोन। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे लेके कि इस स्टोन के ऊपर इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कि जिन लोगों को मैप स्टोन होता है इन स्टोन के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल लेके क्लेब्सिला, विच बैक्टीरिया? क्लेब्सिला, ठीक है, प्रोटियस बैक्टीरिया एंड स्टेफाइलोकोकस ओरियस। लेकिन ये दो याद रखें, और ये एग्जाम में आता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है और इसके ऊपर क्लेब्सिला या प्रोटियस, ये बैक्टीरिया के नाम हैं, इन दोनों बैक्टीरिया के इन्फेक्शन चांसेस उस स्टोन के ऊपर ज्यादा होते हैं, जो कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 चीजों की वजह से। इसलिए, और ये स्टोन जो है, इधर याद रखें, ये स्टोन जब हम एक्सरे में देखते हैं, अगर ये स्टोन है इधर देखें तो इसके इस तरह जनाब 2 आउटग्रोथ होते हैं। कितने? 2 आउटग्रोथ। इस तरह आप लोग इमेजिन करें कि ऐसा स्टोन जो साइज में बड़ा हो और इसके 2 सींग्स होते हैं। क्या होते हैं? सींग्स। इस वजह से इस स्टोन का तीसरा नाम है स्टैग हॉर्न स्टोन। ये नाम सुना है कि नहीं? इट इज आल्सो नोन एज स्टैग हॉर्न स्टोन। ये एमसीक्यूज आता है कि जो मैप स्टोन है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, ये कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 3। तो अगर एक चीज 3 चीजों से बना है तो उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादा होगा। और वो इतना बढ़ जाता है, इसके साइडों पे इस तरह क्या होते हैं? आउटग्रोथ। तो मतलब इस तरह सींग्स होते हैं, इस वजह से हॉर्न, इस वजह ये स्टोन है और इसके दोनों अतराफ पे इस तरह से एलिवेशन निकली है। इस तरह के स्टोन अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? स्टैग हॉर्न स्टोन। हॉर्न का मतलब क्या है? सींग्स है। क्लियर है?